फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So in our today's lecture we are going to discuss the factors that affecting the rate of enzyme action. ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं. The functional specificity of every enzyme is the consequence of its specific chemistry and configuration. Any factor that can alter the chemistry and shape of an enzyme can affect its rate of catalysis. कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि एंजाइम की शेप या उसकी केमिस्ट्री को चेंज करेगा तो अल्टीमेटली उसके रेट ऑफ एक्शन को भी इफेक्ट करेगा. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन? So some of the important factors that can affect the rate of enzyme actions are, first one is the concentration of enzyme. enzyme की अपनी concentration first of all. ठीक है, first is the concentration of enzyme. Second we have the concentration of substrate. Third one is the temperature and the last one is the pH of the medium. ये 4 factors है जो कि इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर. ठीक है, अब फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन. लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था लेकिन फिर से अब थोड़ा सा इसका मैं बता दूं आपको. द रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम at unlimited substrate concentration. If the amount of enzyme is increased by 2-fold, the reaction rate is doubled. If by increasing the enzyme molecule, an increase in the number of active site take place, more active site will convert the substrate molecules into products in the given period of time. After the certain limiting concentration, the rate of the reaction will no longer depends upon this increase. अच्छा, अब होता क्या है कि जब हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट होता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन सिर्फ उस केस में जब हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो. ठीक है, अगर हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन भी प्रॉपर अच्छे वाली मौजूद है और जो सबस्ट्रेट है उसकी भी अनलिमिटेड कंसंट्रेशन है तो जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करेगा एंजाइम की कंसंट्रेशन पे जो अवेलेबल होगी. ठीक है, और अगर ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट होंगे इन सरप्लस अमाउंट तो जो है रिएक्शन रेट जो है वो भी डबल होगा, वो भी इंक्रीज होगा. लेकिन ये सिर्फ उस केस में होगा लाइक अब हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन अवेलेबल है, ठीक है, ज़्यादा अवेलेबल है तो एंजाइम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वी हैव दी मोर एक्टिव साइट. ठीक है, ज़्यादा एक्टिव साइट होगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी. इन दिस वे जो है रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन उस पॉइंट तक जब तक हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगी. ठीक है, जब हमारे पास एंजाइम तो होगा लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी तो ये प्रोसेस जो है ये आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा, क्योंकि एंजाइम अकेले ने क्या करना है, हमारे पास दोनों का होना जरूरी है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. ठीक है, एंजाइम भी होना जरूरी है, उसी अमाउंट में हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी होना जरूरी है. ऐसे नहीं कि हमारे पास अगर एंजाइम है लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो खत्म हो गई है तो रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सबस्ट्रेट आकर फिर एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा. ठीक है, तो ये है इफेक्ट एंजाइम कंसंट्रेशन का रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर. अब हम सेकंड देख लेते हैं विच इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल. लो कंसंट्रेशन होगी अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट अवेलेबल. मींस कि जितना सबस्ट्रेट होगा उतना ही रिएक्शन उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे. अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है तो रिएक्शन रेट भी लो ही होगा. ठीक है, if the enzyme concentration is kept constant and the amount of substrate is increased, a point is reached when a further increase in the substrate does not increase the rate of the reaction anymore. अब क्या है, अगर हमारे पास जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है हम उसको कांस्टेंट रखते हैं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज किए जाते हैं. ठीक है, तो वहां तक तो जो है रिएक्शन बड़ा अच्छा और स्पीड अप मतलब रिएक्शन रेट बहुत इंक्रीज हो जाएगा जहां तक हमारे पास दोनों की अमाउंट प्रेजेंट होगी. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमारा सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास
जो है एंजाइम, अच्छा हाँ, क्योंकि हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, हम एंजाइम को इंक्रीज नहीं करें, हम सिर्फ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करें, ठीक है। तो उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके बाद हम सबस्ट्रेट भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो एंजाइम ही नहीं होगा, जैसे उस केस में था, ठीक है। तो रिएक्शन की प्रोसीड होने के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का ही एक अच्छी अमाउंट में होना जरूरी है, और इनकी अमाउंट को भी एक साथ ही इंक्रीज होना चाहिए, तभी जो है रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, वरना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे रिएक्शन होना स्टॉप हो जाएगा। दिस इज बिकॉज एट हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड एंड फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये क्यों होगा? क्योंकि जब सबस्ट्रेट का लेवल ज्यादा होगा तो जितनी भी उसकी एक्टिव साइट्स होंगी एंजाइम की, वो ऑक्युपाई हो चुकी होंगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आगे सबस्ट्रेट भी इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास तो एक्टिव साइट ही अवेलेबल नहीं होगी, तो वो कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, ठीक है। इस वजह से रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। ये ग्राफ भी है, उन्होंने इसी तरह शो किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव दी टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, हर एंजाइम जो है ना वो वर्क करता है एट इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जितने पे वो बेस्ट एक्ट करता है उस पे उसको बेसिकली हम ऑप्टिमम कहते हैं। इसको मैं एक दफ़ा रीड आउट भी कर लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। द रेट ऑफ द एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन में इंक्रीज विद इंक्रीज may increase with increase in temperature but up to a certain limit. All enzyme work at their maximum rate at a specific temperature called as optimum temperature, ठीक है। ऑल एंजाइम जो है ना वो वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, मैक्सिमम रेट शो करते हैं, ठीक है। जितने भी एंजाइम है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसके ऊपर अपना मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है एंजाइम्स के वर्क करने का ह्यूमन बॉडी के अंदर? 37, ठीक है, जो कि बेसिकली ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37, उसी बॉडी टेम्परेचर पे जो है ना वो एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं, विच इज द 37 फॉर एंजाइम्स। वेट अ मिनट, फॉर एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। Heat provides activation energy and therefore chemical reactions are accelerated at high temperature. Heat also supplies kinetic energy to the reacting molecule, causing them to move rapidly. Thus, the reactants move more quickly and chances of their collision with each other are increased. However, further increase in heat energy also increases the vibrations of the molecule, which make up the enzyme molecule. If the vibrations become too violent, globular structure essential for enzyme activity is lost and enzyme is said to be denatured. Okay. हम लोग जो हैं हम लोगों ने पढ़ा कि जो एंजाइम है वो वर्क करता है एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को सपोज 0 से लोवेस्ट से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। सपोज 37, जैसे यहाँ पे बताया 37 जब हमारे पास आ जाएगा तो वो जो है एंजाइम्स अपनी उस टेम्परेचर पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। अब अगर हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडली उन्होंने बताया कि जो हीट है वो क्या प्रोवाइड करती है, हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से चांसेस ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होती है एटम्स के अंदर, ठीक है। वाइब्रेशन इन दी एटम्स आर आल्सो इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को अपने लॉस्ट कर देता है, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेशंस की वजह से, ठीक है। और जब एंजाइम एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, अपना स्ट्रक्चर वो लॉस्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं कि जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने ग्राफ शो किया, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने जो है हमारे पास वाई एक्सिस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन रेट बताया गया है, दिस वन, ठीक है। और ऑन द एक्स एक्सिस उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, उन्होंने हमें टेम्परेचर शो किया हुआ है। अब ये हमारे पास टेम्परेचर है 10, 20, 30, 37, 50, 60, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट है। अब यहाँ से 10 से हमारा टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है,
जैसे जैसे वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेट डबल्स फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का इंक्रीज देते हैं तो जो रिएक्शन रेट है वो क्या होता है हमारे पास, वो डबल हो जाता है, रिएक्शन रेट डबल हो जाता है, ठीक है। और ये आगे प्रोसीड करता रहता है, हर 10 जो है डिग्री राइज के बाद टेम्परेचर के अंदर वो डबल हो जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है दिस वन, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, विच इज एट 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीक सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है, मीन्स कि इस पॉइंट के ऊपर जो वो है रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, बिकॉज ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम का। उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा उसको अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगी, तो बहुत फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन की वजह से जो है उसका स्ट्रक्चर डीनेचर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जब फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आप देख लेंगे जो ब्लू लाइन है ये बिल्कुल डाउन आ गई, मीन्स की एंजाइम एक्टिविटी बिल्कुल जो है वो खत्म हो रही है और एंजाइम जो है वो डीनेचरेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल कर्व शो कर रही है इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का, ये आप देख सकते हैं, दिस वन शोज द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। और ऑप्टिमम पीएच उन्होंने बताया कि दिस वन इज द ऑप्टिमम पीएच, मींस 37 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम पीएच, सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर। आगे हमारे पास है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि एंजाइम वर्क एट देयर ऑप्टिमम बेस्ट एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसी तरह एंजाइम वर्क बेस्ट एट देयर ऑप्टिमम पीएच। तो पीएच बेसिकली क्या होती है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। सो एवरी एंजाइम फंक्शंस मोर इफेक्टिवली over a narrow range of pH known as optimum pH as shown in table। टेबल को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Okay. A slight change in pH can change the ionization of amino acids at the active site। आपको पता है कि एक्टिव साइट के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो जब हम लोग एंजाइम की जो एक्टिव साइट है आपको पता है उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, तो जब हम उसकी पीएच को चेंज करेंगे तो उसकी आयनाइजेशन चेंज हो जाएगी। जब उसकी आयनाइजेशन चेंज हो जाएगी एक्टिव साइट की तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का वो लॉस हो जाएगा। A slight change in the pH can cause the ionization of amino acids at the active site। Moreover, it may affect the ionization of the substrate, ठीक है, और ये ionization of substrate को भी affect करेगी। Under these change conditions, enzyme activity is either retarded or blocked completely। इस केस में क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो completely stop हो जाएगी, block हो जाएगी। Extreme changes in pH cause the bonds in the enzyme to break, resulting in the enzyme denaturation। और अगर हम लोग extreme pH उसको provide करेंगे तो जो bonds उनके अंदर enzymes के अंदर present होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड जो है उनके अंदर, तो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, बॉन्डिंग टूट जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइम हमारा डीनेचर्ड हो जाएगा। ये हमारे पास टेबल है, इसमें सबकी बताइएगा। सपोज दिस इज द पेप्सिन, पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच क्या है, 2। अगर हम इसको 2 से ज्यादा पीएच देते हैं, सपोज हम इसको 6 देते हैं, हम इसको 7 देते हैं, तो ये क्या होगा, ये डीनेचर्ड हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, ये जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा। इसी तरह सुक्रेज है, इसकी क्या है, 4.50 है, एंटेरोकाइनेज है 5.50, सेलिब्रियमाइलेज है 6.80, कैटालेज है उसकी 7.60, काइमोट्रिप्सिन 7 से 8 तक है, पेनक्रिएटिक लाइपेज है 9 है, आर्जिनेज है इसके हमारे पास है 9.70, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स को पढ़ लेते हैं। एन इनहिबिटर इज अ केमिकल सब्सटेंस which can react in place of substrate with the enzyme but is transformed into products and thus block the active site temporarily or permanently। For example poison, cyanide, antibiotics, antimetabolites और some other drugs। अब इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम के साथ, ठीक है, उसकी चेंज कर देता है, उसकी शेप को, उसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है, एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा ना, और उसकी कंफर्मेशन को, एक्टिव साइट की कंफर्मेशन को, उसकी केमिस्ट्री को अल्टर कर देगा, उसकी कंफर्मेशन को चेंज कर देगा, ठीक है। या फिर वो क्या होगा, तो जब उसकी कंफर्मेशन ही चेंज हो जाएगी, जैसे हमने पीछे वो एक लॉकेट की मॉडल पढ़ा था कि हर जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, तो जब इनहिबिटर बाइंड करके उसकी शेप को चेंज कर देगा तो जो सबस्ट्रेट है वो फिर उसके साथ फर्दर बाइंड नहीं कर सकेगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकेगा तो प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे फिर, दिस प्रोसेस विल कॉल्ड एज इनहिबिशन, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, लाइक साइनाइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं,
एंटी मेटाबोलाइट्स है, पॉइजन्स, ठीक है, ये सारे जो है एक्ट करते हैं एज अ इनहिबिटर्स। आगे इनहिबिटर जो है ना वो डिवाइडेड है टू टाइप्स में, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है। अब आगे जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं इनकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि एक हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये हमारे पास है रिवर्सिबल की टाइप्स, ठीक है। और बेसिक आपने स्टार्ट इसको करना है, रिवर्सिबल की दो इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल को पढ़ लेते हैं। they check the reaction rate by occupying the active sites or destroying the globular structure. They occupy the active site by forming covalent bonds और दे में फिजिकली ब्लॉक दी एक्टिव साइट्स, ठीक है। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि एंजाइम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके साथ बाइंड करके, ठीक है, उसकी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करके उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये एक्टिव साइट के साथ क्या बनाते हैं, ये एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन देम एंड दे में फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट, और ये ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, जिसकी वजह से एंजाइम दोबारा यूज नहीं हो सकता। मीन्स कि ये एंजाइम से रिवर्सिबल, इट इज नॉट रिवर्सिबल, ये एक दफा हो गया तो ये प्रोसेस दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, ओके। बट रिवर्सिबल में ऐसे नहीं है, रिवर्सिबल में जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इनहिबिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करके, जैसे आगे मैं आपको कॉम्पिटिटिव में भी बताऊंगी। तो पढ़ लेते हैं, दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम। अब उसके अंदर हमारे रिवर्सिबल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है इनहिबिटर की एक्टिव साइट के साथ, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग जो है उसको ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो है वो वीक लिंकेजेस बनते हैं विद द एंजाइम, ठीक है। वीक बॉन्डिंग के थ्रू इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ आके बाइंड करते हैं। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली और पार्टली बाय एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इस इफेक्ट को जो है ना वो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कंप्लीटली, हम लोग अपनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके, ठीक है। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और इनहिबिटर थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा, और ये वीक लिंकेज है तो ये इनहिबिटर वहां से रिमूव हो जाएगा और सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा हमारे एक्टिव साइट के साथ और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। आगे जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, उसकी दो टाइप्स हैं, वन इज द कॉम्पिटिटिव एंड द सेकंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देख लेते हैं सबसे पहले। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट दे मे बी सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट्स but are not able to activate the catalytic site, thus products are not formed. अब कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि एक हमारे पास सबस्ट्रेट होता है जो कि एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, सेकंड इनहिबिटर जो है, ये दोनों जो है हमारे पास सबस्ट्रेट और हमारा इनहिबिटर, इन दोनों की स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी होती है, मींस ये दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सकता है, और जब हमारे पास ये बाइंड कर जाता है उसके साथ एक्टिव साइट के साथ, ठीक है, तो ये आगे कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। फिगर 3.6 लाइक दिस यहाँ पे शो किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इस प्रोसेस को, जैसे कि ये एंजाइम दिखाया गया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, दिस वन इज आवर एंजाइम, ठीक है, और सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, सक्सिनेट एसिड, दिस वन इज द हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब ये हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड यहाँ पर क्या है, इनहिबिटर में यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ दैट इट इज अ इनहिबिटर। फ्यूमेरिक एसिड क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है, और सबस्ट्रेट हमारे पास कौन सा है, सक्सिनेट एसिड, सक्सिनिक एसिड, सॉरी, सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर भी इस फ्यूमेरिक एसिड के स्ट्रक्चर के थोड़ा सा सिमिलर है, तो सक्सिनिक एसिड भी बाइंड कर सकते हैं यहाँ पे और फ्यूमेरिक एसिड भी बाइंड कर सकते हैं। कंपिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ये है कि इसके अंदर एक तरह का कंपटीशन होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट में और फ्यूमेरिक एसिड में। तो ये बाइंड किया गया, ये रिमूव होके यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर आके बाइंड कर चुका है। अब हम फर्दर ऊपर मूव ऑन करते हैं, ओके, ये हमने पढ़ लिया। आगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देख लेते हैं। They form enzyme inhibitor complex at a point other than the active site. They alter the structure of the enzyme in such a way that even if genuine substrate bind to the active site, catalysis fails to takes place. इसके अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, उसके अंदर तो कंपटीशन हो रहा था ना, दोनों ने एक्टिव साइट पर ही बाइंड करना था, ठीक है। जो हमारा इनहिबिटर होता है कॉम्पिटिटिव में,
वो वहीं पे बाइंड करता है जिधर हमारे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, और दोनों में कंपटीशन होता है बिकॉज दे बोथ आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर जो है ना वो इनहिबिटर बाइंड करता है, लेकिन इनहिबिटर बाइंड करता है अदर साइड पे, ठीक है। इनहिबिटर एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करेगा, वो बाइंड करेगा किसी और साइड के ऊपर। तो जब किसी और साइड के ऊपर बाइंड करेगा तब भी जो है वो कैटालिसिस नहीं हो सकेगी। तो ये था हमारे पास कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब हम इसकी थोड़ी सी कह रही हूँ इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Okay, so let's begin with the exercise. First हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है which is the fill in the blanks, ठीक है। एंजाइम्स आर composed of hundreds of dash, एंजाइम जो है वो कंपोज होते हैं 100 of dash। 100 of क्या, आपने पढ़ा था जो एंजाइम्स है वो क्या, एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो जब वो प्रोटीन इन नेचर है तो ऑब्वियसली दे आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अमीनो एसिड आएगा। सेकंड देख लेते हैं, सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट नॉन एज, ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ एंजाइम जो है उनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, कोफैक्टर। थर्ड वन इज मैनी एंजाइम्स रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कॉल्ड डैश फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, हमने पढ़ा था कि एंजाइम को जो है वो एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की जरूरत होती है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है इसको हम क्या, तो ये क्या है हमारे पास कोफैक्टर। कोफैक्टर की जरूरत होती है जिसकी अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। फोर्थ वन वी हैव एंजाइम्स आर हाईली डैश इन नेचर, एंजाइम्स आर हाईली, हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। Fourth one we have the enzymes which carry out the synthesis of dash are integral part of ribosome, वो एंजाइम जो कि synthesis करवाते हैं डैश की वो इंटेग्रल पार्ट है राइबोसोम्स का, that are involved, इसके अंदर क्या आएगा, that are enzymes that are involved in the synthesis of proteins, ठीक है। प्रोटीन्स इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम देख लेते हैं which is the true false। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि राइट वेदर दी स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमने बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स है, उसके बाद हमने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो भी बतानी है अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है। तो पहली है दी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते ही नहीं है, ठीक है, वो तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो ये जो हमारे पास है इट इज फॉल्स, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, दैट दी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड वन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एन एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स की लार्ज अमाउंट जो है वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है केमिकल रिएक्शंस। नो, ये भी फॉल्स है बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स की जरूरत नहीं है रिएक्शन रेट्स को इन्हांस करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। थर्ड वन इज द केल्विन माल्विन प्रपोज्ड लॉकेट की मॉडल फॉर द एंजाइम एक्शन, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बहुत अच्छी तरह, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो कौन सा साइंटिस्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फॉल्स, ठीक है। तो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने लॉक एंड की मॉडल जो है ऑफ एंजाइम एक्शन प्रपोज किया था, वो तो हमारे पास था एमिल फिशर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एमिल फिशर, इन केल्विन मेल्विन की जगह पर, ठीक है। फोर्थ वन वी हैव द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन्स, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो 4 रीजन से मिलकर बनी होती है, यहाँ पर इट कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन, हमने तो ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, तो हमने तो ये पढ़ा था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है इट कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स, ठीक है, 2 रीजन्स से मिलकर बनी होती है, एक तो उसके अंदर बाइंडिंग साइट होती है और द सेकंड वन इज द कैटालिटिक साइट, ठीक है। हमने ये नहीं पढ़ा कि एंजाइम की एक्टिव साइट जो है उसके अंदर 4 रीजन्स होते हैं, हमने पढ़ा था द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 रीजन्स, ठीक है, वन इज द बाइंडिंग साइट and the second one is the catalytic site. Fifth one we have structure of an enzyme has no specific importance, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है उसकी कोई भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फॉल्स, उसके स्ट्रक्चर की तो ही तो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन सिंपल सा क्या होगा, बस आप नो को हटा देंगे, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम हैज स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस, यहाँ पे आप नो को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट इसकी बन जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ गई सबकी।
फर्स्ट वाले में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्लोरोप्लास्ट आएगा, यहाँ पर लार्ज अमाउंट की जगह क्या आएगा, हमारे पास स्मॉल अमाउंट्स आएगा। हेयर केल्विन मेल्विन की जगह जो इसका करेक्ट साइंटिस्ट का नेम है लॉकेट, ये मॉडल जिसने प्रपोज किया था एमएल फिशर, यहाँ पर वो आएगा। और यहाँ पर 4 रीजन्स की जगह आएगा 2 रीजन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम 9 को काट देंगे तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेंगे थोड़ा सा। First, we have the list 2 conditions that destroy enzymatic activity by disrupting bonds between atoms in the enzyme। कोई ऐसी 2 conditions लिखें जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब कर देती है बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन द एटम्स ऑफ एन एंजाइम। तो सबसे पहला हमारे पास हाई टेम्परेचर है इसका आंसर, एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। इन दोनों की वजह से जो है वो एंजाइम के बॉन्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो जाती है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते, बिकॉज जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और एंजाइम कंसंट्रेशन है वो सिर्फ जो है वो रिएक्शन रेट को प्रोसीड नहीं होने देंगे, ठीक है। रिएक्शन रेट उसमें हमारा आगे नहीं बढ़ सकेगा, उसमें हमारा जो है एंजाइम डीनेचर नहीं होता उन दोनों इफेक्ट्स में, ठीक है। लेकिन इन 2 केसेस में इन 2 कंडीशंस में हाई टेम्परेचर पे और हाई पीएच चेंज में इन दोनों में हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। सेकेंड वन वी हैव हाउ डू लो एंड हाई टेम्परेचर इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। कैसे जो है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज ऑल्सो लो। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी भी लो होती है। जैसे अपने ग्राफ में देखा था कि जब हमारे पास 10 टेम्परेचर था तो एंजाइम एक्टिविटी भी स्लो थी, बहुत लो थी, ठीक है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद हाई टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर द रेट डिक्रीजेस ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर। लो टेम्परेचर पे सिर्फ ये बताया कि जब लो टेम्परेचर होता है तो एंजाइम एक्टिविटी भी लो होती है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी भी आस्ता आस्ता इंक्रीज करती है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, रेट जो है उसका डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज जब बहुत हाई टेम्परेचर हम एंजाइम को देंगे तो वो डीनेचरेशन की तरफ चला जाएगा। जैसे हम लोगों ने ग्राफ में डिस्कस किया था, अगर आपको वो ग्राफ याद हो, ऑब्वियसली याद तो होना चाहिए बिकॉज उसको पढ़े कौन सा बहुत देर हो चुकी है। लेट मी शो यू दिस वन, ठीक है। जब हम एंजाइम को थोड़ा सा टेम्परेचर उसका लो है यहाँ पर, ठीक है, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर लो है तो उसका रेट भी लो है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन जब उसको बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं लाइक 37 से भी अब हम लोगों ने यहाँ से उसका टेम्परेचर जब हम इधर से फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 60 की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, जब उसका हम लोग यहाँ से, एक मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूँ बिकॉज बहुत मैस क्रिएट हो गया था यहाँ पर। जब हम 37 से भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एंजाइम है वो फर्दर आगे रिएक्शन रेट तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, वो आगे डीनेचरेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपने इसमें ये बताना है। आगे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि अटैच होता है एंजाइम के साथ विद कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट which attaches with enzyme with the covalent bond. Next we have fourth short questions जो कि है define inhibitors of enzyme। एंजाइम्स के इनहिबिटर को डिफाइन करें, बट आर दी बेसिकली इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी टाइप्स भी बता सकते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर, नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर, ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करे या रेट ऑफ द रिएक्शन को कंप्लीटली स्टॉप करे, एंजाइमेटिक रिएक्शन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर का नाम देंगे। तो फिफ्थ वन वी हैव हाउ डज एन एंजाइम एक्सेलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। किस तरह जो एंजाइम है वो एक्सेलरेट करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। एन एंजाइम एक्सेलरेट्स अ मेटाबॉलिक रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिव है तो आप लोग उसको बुक से ही कीजिएगा। आपकी बुक के अंदर ही जो पढ़ाया है मैंने उसमें से ही आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लीजिएगा।
तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये जो सबसे ऊपर आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन मैंने एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर एक डेफिनेशन एक डायग्राम भी थी, वो आप यहाँ से करेंगे दिस वन, ठीक है। साथ आप लोग इसको डायग्रामेटिकली भी यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म ये वाली आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन हो गया। Second one we have give the effect of pH and temperature in the on the efficiency of enzyme action। जो recently हमने factors पढ़े हैं, यहाँ पर आप pH और temperature वाला explain करेंगे। फिर है write a note on inhibitors of enzyme। inhibitors के ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके नोट को आप मतलब कि जो इनहिबिटर्स का हमने पढ़ा है वो सारा आप यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे आप एंजाइम की इम्पोर्टेंस बताएंगे। इम्पोर्टेंस में आप क्या कुछ भी बता सकते हैं कि हमारी डेली रूटीन में हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। सेकेंडली जो रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस है, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये भी एंजाइम से ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप बता देंगे। और विदाउट रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो कि एंजाइम्स के बगैर नहीं हो सकता, वो रेस्पिरेशन के बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। इस तरह आप 4-5 पॉइंट्स बनाकर इस क्वेश्चन में लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।